देखिए, आज हम दो सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बीएनएस और बीएनएसएस। ठीक है, प्री का जो सिलेबस है उसमें सबसे बड़ा रोल इन दो सब्जेक्टों का रहेगा। सबसे बड़ा रोल इन दो सब्जेक्टों का रहेगा। भाई, बाकी जैसे हमने माइनर पढ़े पढ़े माइनर माइनर करीब करीब अगर हम पढ़ने के बाद में रिवीजन करो तो एक दिन सफिशियंट है। अगर कोई प्रॉब्लम बनाएगा, कोई केस लो पूछेगा आगे में, तो यहीं से पूछेगा, है ना। ले दे करके 70 क्वेश्चन पूछेगा शायद, है ना। 30 हिंदी के इंग्लिश के आएंगे ना, और 70 क्वेश्चन आएंगे लो के, है ना, जिसमें करीब 33% तो आएंगे उसके माइनर से, और 66% आएंगे इन 6 एक्टर्स, है ना। तो कहने का मतलब एक बड़ा रोल किसका, इन दोनों का रहेगा सिलेबस में। सिलेबस में एक बड़ा रोल इन दोनों सब्जेक्टों का रहेगा। ठीक है, तो बीएनएस और बीएनएसएस को हम ढंग से करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप में कुछ नए हैं कुछ पुराने। पुरानों को समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नयों को भी वो चीज समझ में आए। इसलिए आप अपनी समस्याएं इकट्ठी करते रहना, चाहे छोटी हो बड़ी हो। हम टाइम टू टाइम डाउट सेशन भी कर लेंगे। तो पहले तो क्या था कि सिलेबस प्री का बड़ा था कि हमें सारे सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना था, तो ये था कि हमें जल्दी से करना है। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम है कि हम आराम से सिलेबस भी कर लेंगे और आराम से रिवीजन भी कर लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तो डाउट आएगा। वो कहते हैं ना कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूज, नो स्टडी। समझ गए। तो जितनी बार आप इसको पढ़ोगे, है ना, तो कंफ्यूजन आएगा। तो कंफ्यूजन के लिए काम करना, कॉपी ली और अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर देना। कैसे, आपको लगा आज आपने पढ़ा और पढ़ाई में समझ में नहीं आया कि भाई ये बात क्या है, तो आपने क्वेश्चन बनाया और उस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को लिख दिया।
क्योंकि प्रॉब्लम दोबारा याद नहीं आती। प्रॉब्लम कब याद आ रही है? जब आप क्या कर रखे हो, पढ़ रहे हो। तो आप ये सोचो मैं बाद में पूछ लूंगा, बाद में याद नहीं आता वो कि बाद में तो क्या था। नहीं, इसलिए आपने उस क्वेश्चन को लिख लिया, आंसर स्पेस छोड़ देना, ये मेरा काम। ये काम किसका है? मेरा, कि मैं बता दूंगा कि उस डाउट का उत्तर क्या होगा। समझ गए? तो बीएनएस और बीएनएसएस में ये मानो कि करीब लोग के सिलेबस का 50% आएगा। यानी आप मान के चलो 35 क्वेश्चन 70 में से लोग है। वही 35 क्वेश्चन, यानी ये मानो कि ये दो सब्जेक्ट आपके लो के सब्जेक्ट का कितना है? 50%। एविडेंस का सिलेबस भी इतना कर रखा है कि अगर हम 66 पे जाए तो 16% वहां से मान लो, और 33% यहां से मान लो, माइनर से मान लो। तो कहने का मतलब एक बड़ा पोर्शन, ठीक है, टाइम हमारे पास में पर्याप्त। अगर हम आज की से भी स्टार्ट करें तो भी प्री के लिए हमारे पास सफिशियंट है। इसलिए चाहे पुराने हो चाहे नए हो, टाइम टू टाइम हम डाउट भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन डाउट कब होंगे? भाई सीधी सी बात, क्या? मोर स्टडी मोर कंफ्यूज, नो स्टडी। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पीएनएस 7 में, पीएनएस, और उसके कंपेयर में हम क्या पढ़ रहे हैं? आईपीसी। ठीक। तो कंपेयर हम बीएनएस का आईपीसी से करेंगे, न कि आईपीसी का बीएनएस से करेंगे। क्यों? भाई मैंने ये बोला हम कंपेयर बीएनएस से आईपीसी का करेंगे, न कि आईपीसी से। क्यों? क्यों? क्योंकि पुराना तो आपको पता है, इसलिए नए से कंपेयर करना इजी है। पुराने से नए को कंपेयर करना भारी हो जाता है, क्योंकि पुराने के बाद में नए को याद रखना भारी होता है। नए को याद रखोगे तो पुराना तो याद है। कि अब दिक्कत कहाँ है? केवल सेक्शंस की है। दिक्कत कहाँ है? केवल सेक्शंस की है। वो कल परसों एक कोर्ट में बाबू कह रहा था, वो कि साहब क्या बना दिया, कोष्टक ही कोष्टक बना दी। फिर नहीं, भाई अब सब क्लोज बन गए ना। भाई पहले चोरी क्या थी? 379, अब चोरी तो बना दिए कि नहीं बना दिए, कोष्टक ही कोष्टक। अब जैसे कोई भी धारा लगानी, 420 लगानी है, नहीं, एक्सीडेंट हो गया 337 338 लगानी है। तो क्या कहा कि भाई कोष्टक ही कोष्टक बढ़ा दी, तो सेक्शन तो याद रह जाएंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है? कोष्टक्स में आ रही है ना। तो इसलिए तो सबसे पहले हम बीएनएस से किसको कंपेयर करेंगे? आईपीसी को करेंगे। बोर्ड नहीं दिख रहा क्या आपको? सर वो थोड़ा साइड में नहीं दिख रहा था वो। अच्छा, साइड में नहीं दिख रहा क्या? ऐसे बता दे यार, ऐसे पूरा मत डाउट किया कर। अब दिख रहा पूरा दिख रहा है सर। है ना? हाँ सर, पूरा दिख रहा है। हाँ।
अब बीएनएस, बीएनएस में इन्होंने सेक्शन 1 बनाया जो आईपीसी का सेक्शन 1 से लेकर 5 था। सेक्शन 1 में इन्होंने फर्स्ट में ये कहा कि इसका नाम क्या है, फर्स्ट का सब क्लोज फर्स्ट, क्या इसका नाम क्या है, भारतीय क्या न्याय ठीक। देखो आईपीसी का नाम क्या था, कई बार पूछ लेते हैं ये, क्या पूछ लेते हैं कि बीएनएस किस चीज के लिए बनाया है, फॉर जस्टिस। बीएनएस किसके लिए बनाया है, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए बनाया है। और पैनल कब बनी थी ये, रिजल्ट, रिजल्ट किसका था, अरे 1857 की क्रांति हुई थी, क्रांति का भी। इसके बाद में आईपीसी को लागू किया था। और इसका पर्पस क्या था, दंड देना। और इसका पर्पस क्या है, जस्टिस, कि न्याय देने के लिए हम ये जो संहिता बना रहे हैं फॉर जस्टिस, न्याय के लिए है, न कि किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए। आगे बढ़, अब इन्होंने सेक्शन फर्स्ट में क्या बोला, किसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023, कहां लागू होगी ये, भारतीय न्याय संहिता कहां लागू होगी, है है क्यों नहीं बताया, अब तो संपूर्ण भारत पे लागू हो रही है तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में कब अप्लाई हो रहा है ये, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। आईपीसी कब से लागू हुई थी, 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी, 1862 से लागू हुई थी। और ये 1 जुलाई 2024 से लागू। फिर 3, अब इन्होंने कहा, देखो एक होता है लॉ ऑफ द लैंड, क्या होता है, लॉ ऑफ द लैंड, इसको बोलते हैं लेक्स लॉक्सी। और एक होता है लेक्स शोरी, इसको बोलते हैं लेक्स फोरी। और एक होता है लेक्स लोसी। आगे बात समझो, तो सेक्शन 3 किसकी बात कर रहा है, लेक्स लोसी की बात, कि चाहे एनी पर्सन, क्या वर्ड यूज कर रखा है, सॉरी एवरी पर्सन मीन्स इंडियन और नॉन इंडियन, दोनों किस में आ रहे हैं, एवरी पर्सन, चाहे इंडियन सिटीजन हो या भारत के बाहर का कोई व्यक्ति हो।
ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन करता है जो इस एक्ट में क्या है, तो दंडनीय है, यानी बीएनएस में क्या है, दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य या लोभ करता है जो बीएनएस में क्या है, दंडनीय है, तो उस पर बीएनएस के प्रोविजन लागू होंगे। समझे? फिर उसके बाद में इसके सब क्लोज 4 को देखिए। ठीक, सब क्लोज 4 को 1 मिनट के लिए छोड़िए और सब क्लोज 5 पे आइए, रेस्ट दीजिए 4 को। ठीक, इसको क्या करो, थोड़ा सा विराम दो। और सेक्शन 5 में क्या कह रहा है कि कोई भी इंडियन कहां जा रहा है, भारत से बाहर जा रहा है, क्या वर्ड रखा है, विदाउट इंडिया, दो वर्ड है, विदाउट इंडिया और बियॉन्ड इंडिया। क्या मतलब होता है, इंडिया से परे है। बड़े सर ने नहीं बताया था क्या, है भी वो बड़े वाले सर ने नहीं बताया था क्या। देखो, अंटार्कटिका को जानते हो, और अमेरिका को जानते हो। अंटार्कटिका और अमेरिका में क्या फर्क है, अंटार्कटिका को देश नहीं है। अंटार्कटिका एक जमीन है जिसपे सभी देश का कब्जा है। अंटार्कटिका पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है, और अमेरिका पे है, ट्रंप का है, चल रहा है शासन, चल रहा है ना। तो जहां पर किसी का कब्जा नहीं है वहां होता है विदाउट इंडिया। ऐसा प्लेस जिस पर किसी का कब्जा नहीं है वो क्या हो गया, जैसे खुला समुद्र, जैसे खुला, भाई समुद्र की भी सीमाएं हैं, उसके बाद में तो खुला समुद्र जो है वो किसी का नहीं है ना। हार मुझको ले ले जबरदस्ती तो बात अलग है, नहीं हारमुज किसी का थोड़ी है। तो विदाउट इंडिया और बियॉन्ड इंडिया समझ गए, कि ऐसी जमीन जिस पर किसी का प्रशासन है, वहां पर अगर आप अपराध कर रहे हो तो वो तो हो गया बियॉन्ड इंडिया, भारत से परे। और जहां किसी का कब्जा नहीं है, भारत का भी नहीं है, वो हो गया विदाउट इंडिया। समझे दोनों शब्दों को। और कौन जाता है यहां पर भाई, इंडियन सिटीजन। और वहां जाके क्या करता है, क्राइम नहीं करता, एक्ट या ओमिशन जो क्या है, इंडिया में बीएनएस में पनिशेबल है, वो करता है तो भारत में ऐसे लायबल होगा जैसे उसने अपराध कहां किया, बीएनएस के प्रावधान लागू होंगे उस पर। ठीक, भारत का नागरिक कहीं जाके कर। ठीक, एक चीज और मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ जो भी अपराध हैं वो क्या है, ऑफेंस है।
हमारे यहां पर क्या है? ऑफेंस। क्राइम नहीं। यानी भारत क्या है? क्राइम फ्री स्टेट है। भारत में क्या होता है? केवल ऑफेंस होता है, क्राइम नहीं होता। सेक्शन 111 और 12 को छोड़कर क्राइम कहां होता है? केवल और केवल सेक्शन 111, 112, ठीक। हमारे यहां बाकी चीजें क्या हैं? ऑफेंस। तो ये बताओ, ऑफेंस और क्राइम में क्या फर्क है? को जनरल करते हैं तो किसी एक्ट को कई जगह पर पनिशमेंट बनाती है, कई पर पनिशमेंट हो। ऑफेंस को जब एक स्टैंड करते हैं कि इन लॉज के अंदर ही पनिशमेंट हो गया आईपीसी में, पीएस में और दूसरे लॉज, स्पेशल लॉज में ये पर्टिकुलर। देखो, आपने वो पढ़ा जेज एक्ट। जेज एक्ट में कितने प्रकार के अपराध थे? पहला हमने कैपिटी ऑफेंस, फिर सीरियस ऑफेंस, फिर हमने हीनियस ऑफेंस, डिवाइडेशन किया। ऐसे भारत में कोई डिवाइडेशन नहीं है क्राइम, लेकिन इंग्लिश में है। इंग्लैंड में उन्होंने अपराध को क्या डिफाइन किया है? ऑफेंस। क्या लिखा है? ऑफेंस। लेकिन जो हीनियस नेचर के ऑफेंस होते हैं ना, उनको क्राइम बोलते हैं। समझ गए? ये डिवाइडेशन हमारे यहाँ का नहीं है, ऑफेंस और क्राइम का। ये इंग्लिश डिवाइडेशन है। हमने तो ऑफेंस ही लिखा है। ये तो बाद में हमारे कुछ ज्ञानी आ गए जिन्होंने 111 और 12 में क्या कर दिया? क्राइम वर्ड यूज कर दिया, है ना। बाकी तो ऑफेंस या अपराध यूज किया गया है हमारे, है ना। वर्ड क्या यूज किया गया है? ऑफेंस। तो पहली बात समझ में आ गई, विदाउट योन्ड और बियॉन्ड इंडिया कोई भारत का नागरिक कहां जा रहा है? भारत से बाहर जा रहा है, क्या करने? कुछ भी करने जा सकता है। और वहां कोई ऐसा काम करता है या ओमिशन करता है जो भारत में क्या है, इसमें, तो उस पर आईपीसी के प्रावधान या बीएनएसएस के प्रावधान, बीएनएस के प्रावधान लागू। दूसरा, भारत में रजिस्टर्ड कोई भी पोत या विमान। दूसरा, भारत में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट। क्या? शिप और इसमें कोई भी व्यक्ति कौन करता है यहां पर? इंडियन नहीं, एनी पर्सन, उस पर क्या होंगे? आईपीसी या बीएनएस के प्रावधान लागू होंगे। जैसे कई बार आपसे पूछ लेता है, सैन फ्रांसिस्को के बंदरगाह पर भारत का रजिस्टर्ड पोत खड़ा हुआ है। वहां पर पीटर, जो एक अमेरिकन नागरिक है, डेविड, जो कि एक अमेरिकन नागरिक है, की हत्या कर देता है। क्या बीएनएस लागू होगी? समझ गए? जगह क्या है? अब कोई हो, चाहे भारत का हो, पीटर हो, डेविड हो, कोई हो, है। समझ गए? बेटा बेटा, हाँ। इंडिया के साथ में बात होना चाहिए। किसी के भी साथ वहां तो होकर के आएगा।
आने पे यहाँ पे भी हम स्वागत करेंगे उसका। भाई हर काम को अप्रिशिएट किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छी चीजें अप्रिशिएट होगी। वजह से मान लो कल को आप अमेरिका से सम्मान ले, तो भारत में आपको सम्मान देंगे कि नहीं देंगे? आप ये थोड़ी कहोगे नहीं 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 साहब हमारा वो लिया आप, यहाँ नहीं। और अगर गलत करके आओगे और वहां पनिश कर दिया तो यहाँ पर भी सम्मान तो बनता है कि नहीं बनता? जैसा करोगे वैसा सम्मान। फिर तीसरा, देखो समझना, एक नाइजीरिया का व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है? ठीक? नाइजीरिया का व्यक्ति भारत में आपको फोन करता है कि कौन बढ़ेगा करोड़पति से, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, आपकी लकी ड्रॉ में निकल गई है लॉटरी 33 लाख रुपए की, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर फॉर्म भर के भेजो। ठीक? फिर वो आपके पास एक लिंक भेजेगा। लिंक भेजने के बाद क्या कर लेंगे? जैसे आप ओपन करोगे आपके फोन को, वो हैक कर लेंगे। फिर वही आपके नंबर डाल लेंगे, वही ओटीपी ले लेंगे और वही पैसे निकाल लेंगे। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक? आदमी कहां बैठा है? और टारगेट कहां कर रहा है? फोन कहां पर है? ठीक? तो भारत में कंप्यूटर, स्थित कंप्यूटर को टारगेट करके अगर कोई ऑफेंस कर रहा है, चाहे भारत के बाहर से, ठीक है, इधर भरतपुर के अलवर के बीच में चले जाओ, वहां पर बहुत सारे नाइजीरियन बैठे रहते हैं खेतों में, उनका काम ही यही है। नहीं, शाम तक एक दो को ठिकाने लगाना नहीं, बहुत इजी मनी है, शाम तक एक दो तो मिल ही जाते हैं। नहीं? सर वो मेवात साइड में मिलते हैं। क्या? मेवात 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 जो में ग्राम, मिलते हैं सर ज्यादा। मेवात में, भरतपुर में नहीं मिलते सर। वो मेवात नगर से आगे, जैसे कामाडी, कामान, कामा से आगे जो क्षेत्र है ना, उनमें मिलते हैं सर वो। तो मेवात ही है अनवर क्षेत्र सारा। मेरा अरे एक स्टूडेंट है सोहन बराला, तो वो मेरे पास पढ़ने आया, तो मैंने पूछा अच्छा बराला जी चोमू से हो क्या? नहीं सर, हम चोमू से थोड़ा बाहर आ गए, फिर कचौड़िया रोड पे चलते हैं ना, उधर की तरफ है, हम प्रॉपर चोमू में नहीं है। मैं कह नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे हो कि आप चोमू से ही हैं। नहीं, वो अलवर और बीच का क्षेत्र आता है, जिसमें मेवात और सारा ये भरतपुर का भी काफी डीग वगैरह का एरिया आता है, सारा कवर होता है। एरिया काउंट हो ही जाता है सर पूरा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। अलवर ही आदम मेवात में है सर। हाँ, तो कहाँ थे हम? अब कंप्यूटर सेंसोर्स कहाँ है? अगर यहाँ टारगेट करके कोई ऑफेंस कर रहा है, चाहे कहां से भी करो, पूरी दुनिया में से कोई भी करो, क्या होगा? बीएनएस के प्रावधान लागू, बीएनएस के प्रावधान लागू। समझ में? सर लेकिन एक अगर बार और संदर्भ कीजिए। भाई, पहला तो भारत का नागरिक भारत के बाहर जाए, अच्छा करे बुरा करे, वहां पे जो मिलेगा जो मिलेगा, भारत में भी उसको मिलेगा। ठीक? दूसरा, भारत में रजिस्टर्ड कोई भी पोत और विमान दुनिया में कहीं खड़ी हो, खुले समुद्र में हो, कई बार बोल देता खुले समुद्र में, कई बार किसी देश में, कहीं पर भी हो, कंधार में खड़ा हो, तो भी बीएनएस के प्रावधान लागू। ठीक? वहां अगर कोई भी अपराध करा, जरूरी नहीं है भारत का कोई नागरिक इन्वॉल्व हो, विदेशी भी हो, मान लो प्लेन में कोई भारत का बैठा ही नहीं,
सारे विदेशी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपराध कर लिया तो आसमान में उड़ रहा है। नहीं, बोल रहे थे कि इंग्लैंड से ऊपर से गुजरते हुए भारत में रजिस्टर्ड पोत और विमान पर डेविड ने उसकी कर दी, तो इंग्लैंड का मत कर लेना, इंग्लैंड का हवाई जहाज जुड़ रहा है, रजिस्टर्ड कहाँ का है। ठीक। तीसरा कि भारत में कोई भी कंप्यूटर है, आपका फोन भी क्या है, कंप्यूटर है कि नहीं है, कंप्यूटर। आपका जो वाईफाई है ना, ये कंप्यूटर रिसोर्सेज है, समझिए, दिस इज पर्सनल डाटा। और अगर आपसे बिना पूछे मैं अगर आपके वाईफाई को भी यूज कर रहा हूं ना, दिस इज कंप्यूटर हैकिंग, अनऑथराइज एक्सेस, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन 66 आईटी एक्ट का अपराध होता है। अगर किसी की बिना पूछे वाईफाई भी अगर हम यूज कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस, समझिए। अगर उसको टारगेट करके कोई अपराध किया जाता है तो बीएनएस के प्रावधान लागू। पहला इन्होंने 4 में 5 में क्या बोला, 3 में क्या बोला, कोई भी आदमी भारत का नागरिक भारत में अपराध कर रहा है, कोई भी, एवरी पर आईपीसी लागू। 3 इन्होंने कह दिया कि भारत का नागरिक बाहर जाए, रजिस्टर्ड पोत और विमान पे करे, और तीसरा भारत में स्थित कंप्यूटर को टारगेट करके कोई ऑफेंस कर रहा है तो उस पर क्या होगा, बीएनएस के प्रावधान लागू। अब ये सब क्लोज 4 क्या कह रहा है, ये सब क्लोज 4 क्या कह रहा है, देखो सब क्लोज 4 को समझने के लिए मैं आपको एक बताता हूं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, क्योंकि जेएलओ के पेपर की भी तारीख थी ना, और है भी तो जुलाई में ही तो है। तो सेक्शन, सॉरी, आर्टिकल 245 में टेरिटोरियल जुडिक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इन्होंने ये कहा कि भारत में 2 हैं, एक तो है पार्लियामेंट, है ना, एक तो हो गई पार्लियामेंट, और दूसरा हो गया कौन सी, लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी, इंडिया के किसी भाग के लिए भी बना सकती है, पार्ट के लिए भी बना सकती है। और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो किसके लिए कानून बनाएगी, स्टेट। ठीक। ये बात कहां लिखी हुई है, 245 फर्स्ट। फिर सेकंड में ये कह रहा है आर्टिकल 245(2) में कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जो भारत के बाहर लागू होता है, तो इस आधार पर क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जुडिक्शन कहां तक है, भारत के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जो भारत की सीमाओं से क्या होता है, परे और लागू होता है, तो इस आधार पर ऐसा कानून जीरो नहीं होगा, कानून कैसा होगा, वैलिड होगा। समझ गए। अब एक सिचुएशन बताता हूं मैं आपको, भारत पर हमला हुआ 26/11 को, बंबई पे अटैक हुआ कि नहीं, ठीक। कुछ टेररिस्ट भारत में आए और उन्होंने आकर के
मुंबई में बहुत बड़ा जनहानि की, बहुत गोलियां चलाई। ठीक। सबसे बड़ी चीज देखो, हमारी मीडिया टेलीविजन पे लाइव दिखा रही है कि हमारे कमांडो कैसे एंटर कर रहे हैं, कैसे प्रोसीडिंग कर रहे हैं। और वो उधर से फोन कर रहे हैं, भाई साहब इस कोने से आ रहे हैं, देख लेना। अरे देश की सिक्योरिटी को तो कम से कम टीआरपी के चक्करों में रोक दो। कि टीआरपी बढ़ाना जरूरी है? नहीं है। अब टेररिस्ट अटैक हुआ, कुछ आदमी क्या हुए, मारे गए। एक आदमी पकड़ा गया जिसका नाम था कसाब, पाकिस्तान का रहने वाला था। ठीक। इससे पूछा तो उसने बताया कि साहब हमारे को कुछ वहां के लोग हैं जिन्होंने टर्निंग दी थी और ये कहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं रखा, आप जिहाद के लिए अगर कुर्बानी देते हो तो 72 हूरें मिलती हैं। कहां पर? स्वर्ग में। बस वेट कर रही हैं। समझ गए? आपको इत्र से नहलाया जाएगा और आपको ये किया जाएगा, 72 हूरें मिलेंगी। यहाँ एक ही नहीं मिल रही, ब्याह ही नहीं हो रहा, वहां 72 मिल रही है आपको। नहीं तो बाकी तो 72 के पास पहुंच गए, बचा कितना? एक ये रह गया। इसको मुंबई पुलिस ने जाने नहीं दिया। मुंबई पुलिस के एक सिपाही था जिसने बहुत सारी गोलियां खा करके इसको पकड़े रखा था, हेड कांस्टेबल था। उसने इसको हूरों के पास नहीं जाने दिया और इसको हमने जिंदा पकड़ लिया। इसने अपराध कहां किया? मुंबई में किया। किया कि नहीं किया? और क्या किया? तो इसलिए भारत के क्षेत्र में अपराध किया, हत्या का अपराध किया। इसलिए सेक्शन 1 का सब क्लोज 3 लागू हो गया। कैसा पे हम प्रोसीडिंग कहां कर रहे हैं? फिर इसने हमें बताया कुछ आदमियों के नाम कि सब वो सीधे हीरो की टिकट करवाते, नूरों की सॉरी, है ना। उन 11-12 की हमने लिस्ट बनाई और पाकिस्तान को भिजवाई कि साहब ये आदमी हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे अपराध किया है, इसलिए उन आदमियों को हमारे को दिया जाए। तो उन्होंने पूछा अदरवाइज, वो बातचीत बंद। ठीक है, करो बातचीत बंद। ठीक। अगर मान लो कल को वो ऐसे कहते नहीं 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 जी आप तो बड़े भाई साहब है, 11-12 क्या और भी ले जाओ, हमारे को तो फालतू ही पड़े हैं। और वो 11 बंदे हमारे पास भेज देते मान लो पाकिस्तान से, तो उन्होंने अबेट कहां किया? अबेट कहां किया? पाकिस्तान में किया। दूसरा, नागरिक कहां किया? यानी अबेटमेंट का अपराध भारत में नहीं हुआ, पाकिस्तान में हुआ। अब तो जो नई बीएनएस बन गई ना, उसमें तो बाहर से कोई अबेट करके भारत में अपराध कर रहा है उसकी लाइबिलिटी तय हो गई, पहले नहीं थी। ठीक। हम आईपीसी के टाइम की बात कर रहे हैं। तो इस पर यानी ये सेक्शन 1(3) लागू हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं लागू हो रहा। अबेटमेंट कहां से हुआ है? अपराध कहां से हुआ है? पाकिस्तान। नागरिक कहां के हैं? नागरिक कहां के हैं? सब क्लोज 5 के प्रावधान लागू हो रहे हैं क्या? है? तो ये 11 आते, खाना पीना खाते, वो के साहब हमारे पास कोई कानून नहीं है कि हम आपको पनिश करें,
क्योंकि ना तो आपको ऊपर सेक्शन 2 आईपीसी अप्लाई हो रही और नहीं सेक्शन 5 आईपीसी अप्लाई हो रही। खाना पीना खाओ और जाओ। इसलिए सेक्शन 4 बनाया गया है। क्या बनाया गया? और उसका सेक्शन 3 बनाया गया, सॉरी, है ना, उसका आईपीसी का सेक्शन 3 बनाया गया। इसका एक का सब क्लोज 4। अब ध्यान रखना, ये जो 4 है ना, ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। ये डायरेक्टली अप्लाई कहां अप्लाई होता है? आर्टिकल 245(2) में पहले संसद विधि बनाती है, जो कहां लागू होती है? भारत के बाहर। और फिर इन पर आईपीसी के प्रावधान लागू होते हैं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो डायरेक्ट सब क्लोज 4 अप्लाई नहीं होता। ये एक सेविंग पोजीशन है कि जब सब क्लोज 2 और 3 लागू ना हो, सॉरी, सब क्लोज 3 और 5 लागू नहीं हो, तो फिर 4 बनाया गया है। किसके लिए? रिजर्व के लिए, कि तब संसद विधि बना करके क्या कर सकती है? उन पर बीएनएस के प्रावधान लागू कर सकती है। समझे? देखो, any person liable by any law for time being in force in India। समझ गए? To be tried for an offense committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this Sanhita, any act committed beyond India in same manner if such act has been committed within। लेकिन शर्त क्या रखी है? Any law for time being in force in India, यानी भारत में पर्वत किसी विधि के अधीन क्या है? दायित्वाधीन। नहीं, अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है तो संसद विधि बना करके लागू कर सकती है। आगे बात समझ, अलग से विधि बना सकती है। जो जैसे एक क्वेश्चन आया आरजेएस प्री मेंस में कि एक एक्स व्यक्ति है, ठीक, जिसकी एक तो पत्नी है और 2 बच्चे। कितने? एक पत्नी है और 2, ठीक। अब ये आदमी चला गया कनाडा। कहां चला गया? कनाडा। और कनाडा जाने के बाद में इसने कनाडा की नागरिकता ले ली। कहां की? कहां की सिटीजनशिप ले ली? कनाडा का नागरिक बनने के बाद में भारत की नागरिकता के लिए उसे आवेदन करना पड़ेगा कि सब समाप्त कर दी जाए? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? आर्टिकल में? आर्टिकल 9। आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त होगी। अब ये एक्स कहां का नागरिक है? कनाडा का। अब भाई साहब इसने शादी कर ली। कहां पर? कनाडा में, कनाडा की लड़की से, ठीक। अब ये भाई साहब अपने घर आ गए। क्रिमिनल लाइबिलिटी बताओ एक्स की, क्या अपराध किया एक्स ने? ऑफेंस तो किया है, लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी क्यों नहीं है? भाई फर्स्ट का सब क्लोज 3 लागू हो रहा है क्या? भाई शादी कहां की है?
भारत में तो नहीं किए ना। 5 लागू हो रहा है। नागरिक कहाँ का है? 5 भी लागू नहीं हो रही और 4 डायरेक्टली लागू। 4 तो एक सेविंग है। कैसे बेटा? आगे बात समझ क्लियर है? सब क्लोज 2 3 4 और 5 बेटा। 4 बेटा मैंने क्या बोला आपको? डायरेक्ट लागू कभी नहीं होता। 4 तो एक वो है, रिजर्व है। ये तो एक्सेप्शनल कंडीशन है। पहले संसद क्या करेगी? ये पावर यूज करेगी और एक्स के लिए तो नहीं करेगी। संसद नहीं बैठ सकती। सिविल लाइबिलिटी जरूर हो रही है कि वो डिवोर्स के हकदार है। कौन? वो कर ले लो। आया इसीलिए हूं मैं। सर 5 का इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा कि इसमें कैसे भी लाइफ। क्या अप्लाई हो रहा है लास्ट में ही बता दो। अरे कोई आपराधिक दायित्व नहीं है भारत में। उसका आपराधिक दायित्व नहीं है। आराम से आएगा, छाछ पिएगा, लस्सी पिएगा और सर आराम ऐसे से तो जाएगा कोई भी दोबारा। जाके शादी कर लेगा कहीं। है? ऐसे तो हाँ? जा जाके शादी कर लो सर। नहीं, पहले वहां की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी। अगर नागरिक वहां ऐसे जाके कर ले तब तो तो इंडियन सिटीजन शादी कर रहा है ना, बाइकेमी का ऑफेंस हो जाएगा ना। नहीं सर, नागरिकता लेके शादी कर लो। हाँ। फिर कहाँ जाएगी वो इंडिया वाली बीवी, कहाँ जाएगी नहीं उसकी? सर अरे भाई साहब, आजकल हर को फ्रीडम है। नहीं सर, कहीं तो भेजो बेचारी को। नहीं, सर जैसे हर के पास वो एक चेतन चौधरी है। सर जैसे वो हाँ, इंडिया का नागरिक है और जैसे हाँ। विदेश में जाकर किसी उसी विदेश की सिटीजन से शादी कर लेता तो ऑटोमेटिक तो नागरिकता मिल जाती है ना उसको। अरे बेटा, शादी से पहले वो इंडियन है ना। अपराध तो इंडियन ने किया है ना। जी बाद जी में वो नागरिक बन रहा है। बाइकेमी का अपराध किया है। ठीक है। सर सर फिर भी नहीं। हाँ, सर डाइवोर्स की आवश्यकता भी नहीं है क्या किसी लेडीज को? वो तो ऑफेंस हो जाएगा बेटा। वो अगर इंडियन जाकर के वहां शादी करता है और फिर नागरिकता लेता है तो वो अपराध जब शादी की थी वो तो इंडियन ने किया है ना। समझ गए? तो ये समझ में आ गया। फिर इसका सेक्शन 16 क्या कह रहा है कि देखो, 2 प्रकार के लॉ होते हैं। एक होता है कॉमन लॉ और एक होता है स्पेशल लॉ। एक तो होता है कॉमन लॉ और एक होता है कॉमन लॉ पर स्पेशल लॉ सुपरसीड करता है। तो इसीलिए इन्होंने सेविंग क्लोज दिया है कि कोई पर्सनल लॉ है, लोकल लॉ है, स्पेशल लॉ है, नहीं, और मार्शल लॉ है। सब लॉ में जो विधि बनी हुई है वो बीएनएस पे क्या करेगी? सुपरसीड करेगी। है ना? जहां पर भी विरोधाभास हो तो बड़े बाप का कौन होगा? समझे? तो ये सेक्शन 1 से लेकर 5 जो आईपीसी था वो यहां सेक्शन फर्स्ट का सब क्लोज 1 से लेकर के 6 हो गया। दोनों में वही बात है, कोई फर्क नहीं। समझ गए? देखिए,
दिस एक्ट में बी कॉल्ड एट भारतीय न्याय संहिता 2023। नहीं, ये सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग है। फिर लिखा है दिस शैल कम इनटू फोर्स सच दैट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल गजट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। ये एक नया सेक्शन। पुराने में ये बात तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू है। वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1862। फिर जो सेक्शन 2 था वो इसका सब क्लोज क्या हो गया? एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रारी इन द प्रोविजन thereof of which he has shall be guilty within India। ये वहां का सब सेक्शन 2। 4 समझ में आ गया? Any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offense committed beyond India, समझ गए? Shall be dealt with according to the provision of this Sanhita for any committed beyond India and same manner as such act has been committed within। भारत से प्रेरित किए गए किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति भारत में तत्समय पूर्वक विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। भारत से प्रेरित किए गए किसी अपराध के लिए उसी संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे बरता जाएगा मानो वह। फिर देखिए 5 द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन इंडिया एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। दोनों समझ में आ गए? एनी पर्सन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेटेवर इट मे बी, कहीं पर भी हो, है ना? एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत के रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भी क्या होते हैं? लागू होते हैं। एक्सप्लेनेशन, अपराध के अंतर्गत कौन सा काम आता है? अगर भारत में किया जाता तो पनिशेबल होता। इन्होंने कहा कि भारत का नागरिक भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जाएगा। इस इलस्ट्रेशन को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। पहले वो था उगांडा में, आईपीसी में क्या एग्जांपल दे रखा है? अब इन्होंने उगांडा के बजाय क्या दिया? विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। फिर देखिए 6, इस संहिता की कोई भी बात भारत की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित किए जाने वाले अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। Nothing in the संहिता shall affect the provision of any act of punishing, immunity and desertion of officers, soldiers, sailors and airmen in the service of the government of India or provision any special and local। एक चीज ध्यान रखना इसमें, सेक्शन 1 सब क्लोज 6 में सेविंग क्लोज दिया हुआ है। क्या दे रखा है? सेविंग क्लोज, है ना? कई बार पूछ लेता है आपको कि बीएनएस के किस सेक्शन में सेविंग क्लोज का प्रोविजन किया गया। सेविंग प्रोविजन क्या होता है? कि दो कानूनों में टकराव को रोकना। तो ये किस में टकराव में रोक रहा है? कि स्पेशल लॉ और अगर कॉमन लॉ में अगर टकराव हो रहा है तो बड़े बाप का कौन? उसी की चलेगी, इसकी नहीं चलेगी। इसको बोलते हैं सेविंग क्लोज। तो सेक्शन 1 सब क्लोज 6 में क्या दे रखा है?
सेविंग क्लोज। ठीक है, बाकी डेफिनेशन अपन कल देखेंगे। 5 मिनट में अपन एनालिसिस करें। सर एक बार 6 बता दीजिए, हाँ, एक बार 6 बता दीजिए। क्या 6 1 का 6। 6 में ये दे रखा है कि बेटा अगर स्पेशल लो और बीएनएस में कहीं पर भी कंट्राडिक्शन है तो स्पेशल लो बीएनएस पर सुपरसीड करेगी।